सिंगर केके की मौत की मिस्ट्री क्या है? अचानक मौत के मुंह में कैसे चले गए केके? अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजमान हो गए हैं। अब काशी और मथुरा का क्या होगा? पीएम मोदी ने महिला मुक्केबाजों को लख लख बधाइयां किस अंदाज में? और जेल में रात गुजार रहे सत्येंद्र जैन को केजरीवाल पद्म भूषण दिलाने की मांग क्यों कर रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमारे साथ अगले 1 घंटे में आपको मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज नॉन स्टॉप। सबसे पहले देखते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, लेकिन बिल्कुल नए अंदाज। सिंगर केके का पार्थिव शरीर कोलकाता से मुंबई लाया गया। कल होगा अंतिम संस्कार। कोलकाता एयरपोर्ट पर केके को दिया गया राजकीय सम्मान, तोपों की सलामी दी गई। कोलकाता में सिंगर केके को अंतिम विदाई श्रद्धांजलि देने पहुंची सीएम ममता। सिंगर केके के निधन पर सूत्रों से बड़ी खबर। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया केके का दिल का दौरा पड़ने से निधन। सिंगर केके का होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार्यक्रम से लौटने के बाद होटल पहुंचे थे सिंगर केके। कॉन्सर्ट के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद स्टेज से उतर बाहर जाते दिखे। तस्वीरों में परेशान दिख रहे थे केके। अभिनेता ऋतिक रोशन ने केके के निधन पर दुख जताया। कहा केके मेरे पसंदीदा गायकों में से एक थे। केके पर बोले अक्षय कुमार, कहा वो मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा था। साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने केके के निधन पर दुख जताया। कहा उन्होंने मेरे यादगार गाने गाए। केके की मौत पर बोले कैलाश खेर, कहा इस उम्र में उनका इस तरह जाना बेहद दुखदायी है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन, नोटिस जारी। नेशनल हेराल्ड मामले में किया तलब। राहुल गांधी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा। राहुल ने वक्त मांगा। लखनऊ में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर वार। कहा नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी झुकेगी, मजबूती से लड़ेगी, झुकेगी नहीं। सोनिया राहुल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा एजेंसी अपना काम कर रही। भोपाल में सोनिया राहुल पर बोले जेपी नड्डा, सोनिया राहुल का चेहरा गड़बड़, कोई मुजरिम खुद को बेईमान नहीं कहेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान। कहा ईडी के जरिए आवाज दबाने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस न झुकी है न झुकेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप। कायराना और डरपोक साजिश के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन भेजा। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई। राहुल और सोनिया को ईडी के समन पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी याचिका पर कार्रवाई हुई। सोनिया राहुल को समन पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी। कहा कांग्रेस जब अंग्रेजी हुकूमत के दौर में जुल्म से नहीं डरी तो ईडी से क्या डरेगी। अयोध्या राम मंदिर में गर्भगृह में रामलला विराजमान। आज से शुरू हुआ गर्भगृह निर्माण। सीएम योगी ने रखा पहला पत्थर। सीएम योगी ने कहा गर्भगृह की शिला रखने का सौभाग्य मिला। राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर बनेगा। सीएम योगी ने कहा आक्रांताओं ने भारत के सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत की जीत हुई। गर्भगृह की शिला रखने के बाद सीएम योगी ने कहा मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा राम मंदिर भारत राष्ट्र को सम्मान देने के साथ साथ आस्था को भी आत्मात देगा। अयोध्या में आज से गर्भगृह निर्माण का काम शुरू। सीएम योगी ने आधारशिला रखी। राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी, दर्शन पूजन किए। अयोध्या में तेजी से चल रही मंदिर निर्माण के काम। पत्थरों पर बनाई जा रही है खूबसूरत कलाकृतियां। मंदिर प्रांगण में चबूतरे के निर्माण के लिए भी पत्थरों पर बनाई जा रही हैं कलाकृतियां। भव्य मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में मंदिरों की दीवारों पर भी बनाई जा रही हैं कलाकृतियां। लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने कहा पीएम ने जो कहा वो किया। पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, हमारी सरकार में बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। 3 जून को सुरक्षा के हालात की समीक्षा होगी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर एलजी का बड़ा फैसला। लगातार हो रहे हमलों के बाद सुरक्षित जगह भेजे जाएंगे पीएम पैकेज के कर्मचारी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी पंडित बहुत दुखी है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। कहा सरकार ने हमें विफल कर दिया। हम जम्मू की ओर पलायन करने से रोकने के लिए हमारे आईडी कार्ड जांच हो रही है। सौरभ गांगुली ने नई पारी के संकेत दिए। ट्वीट कर कहा मैं नई योजना बना रहा हूं। कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का बयान। सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी अध्यक्ष हैं। कल बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम। बिहार में जातीय गणना पर सीएम नीतीश का बयान। बोले पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराएंगे, फिर होगी गिनती।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ईडी का शिकंजा, पीएफआई के 23 अकाउंट फ्रीज। जेल से छूटने के बाद पहली बार आजम खान से मिले अखिलेश यादव, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 साल की लड़की को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दी, बच्चे की मां ने दायर की थी याचिका। बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें, अनिल देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनेंगे सचिन वाजे। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की रैली का टीजर किया लॉन्च, 8 जून को औरंगाबाद में होगी रैली। अमृतसर के खालसा कॉलेज के सामने फायरिंग, 1 की मौत, 2 गुटों के बीच तीखी नोक-झोंक। लुधियाना में बस में हुई लूटपाट मामले में सीपी का बयान, लूटपाट नहीं हुई, बस कंडक्टर और 3 युवकों के बीच टकराव हुआ। भोपाल के शाहपुरा में 3 मंजिला मकान गिरा, 5 लोगों का रेस्क्यू, 1 की मौत। नीट पीजी एग्जाम रिजल्ट जारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुंबई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े, आज कोरोना के 739 नए केस। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर एलजी का बड़ा फैसला, लगातार हो रहे हमलों के बाद सुरक्षित जगह भेजे जाएंगे पीएम पैकेज के कर्मचारी। 3 जून को अमित शाह ने बुलाई बैठक। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया को ईडी का समन, राहुल गांधी ने कल पेशी से मांगी मोहलत, सोनिया को 8 जून को पेश होने के लिए कहा। बिहार में जातिगत जनगणना पर बनी सहमति, सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया। सौरव गांगुली ने नई पारी के दिए संकेत, ट्वीट कर कहा मैं नई योजना बना रहा हूं। जय शाह ने किया ट्वीट, बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं हुआ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने पीएफआई से जुड़े 23 अकाउंट फ्रीज किए, 68 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति सील। गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ देखी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का, पृथ्वीराज के चरित्र का वर्णन कर फिल्म ने देश का गौरव बढ़ाया। In association with IME, LED lights, fans, televisions, air conditioners and much more. वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का झंडा बुलंद करने वाली महिला मुक्केबाजों को पीएम मोदी ने किस अंदाज में लख लख बधाइयां दी। कोलकाता में सिंगर केके की मौत कैसे हुई, ये एक पहेली है। जांच टीम किन किन एंगल्स पर जांच कर रही है, आगे वीडियो सबूतों में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला मुक्केबाजों से आज मुलाकात की। महिला खिलाड़ियों ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक अपने नाम किया है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली 3 महिला मुक्केबाज निखत जरीन, मनीषा मून और परवीन हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इन मुक्केबाजों ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं। महिला खिलाड़ियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। इनमें से एक ने अपनी बाह पर पीएम मोदी का ऑटोग्राफ भी लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और बांग्लादेश के रेल मंत्री नुरुल इस्लाम सुजान ने ट्रेन नंबर 13,132 मिताली एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका छावनी के लिए हरी झंडी दिखाई। फिलहाल मिताली एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलेगी। ये ट्रेन हर रविवार और बुधवार को सुबह 11:45 पर न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी और उसी दिन देर रात 10:03 पर ढाका पहुंचेगी। वहीं ढाका से ये ट्रेन हर सोमवार और गुरुवार को रात 9:30 पर रवाना होगी और अगले दिन सुबह 7:15 पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कैंट के बीच की दूरी 595 किलोमीटर है। इस मौके पर रेल मंत्री ने कहा कि दोनों देशों की दोस्ती में ये ट्रेन मील का पत्थर साबित होगा। इसमें दोनों तरफ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस के अलावा ये तीसरी ट्रेन सेवा है। सिंगर केके की मौत कैसे हुई? आखिर केके ऑडिटोरियम में बार बार पसीना क्यों पोंछ रहे थे? फिर होटल रूम में उनकी मौत कैसे हो गई? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए कोलकाता पुलिस प्रयास कर रही है, लेकिन जो पहली जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ऑडिटोरियम के बंद होने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि ऑडिटोरियम में क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे, जबकि ऑडिटोरियम की क्षमता 2000 लोगों की थी। आशंका यह भी जताई जा रही है कि घुटन होने की वजह से केके की मौत हुई। दरअसल हॉल में बहुत गर्मी थी,
लोग भी आपस में बात करते दिखाई दिए। वीडियो में भी आवाज सुनाई पड़ी क्योंकि ऑडिटोरियम हॉल में काफी लाइट्स जल रही थी। हॉल में मौजूद फैन मोबाइल टॉर्च चलाए हुए थे। फैन भी गाना गा रहे थे। काफी शोर हो रहा था। मौत की वजह शायद यही घुटन रही हो। ये है केके, एक मशहूर सिंगर जिनका गाना उनके फैंस को दीवाना बना देता है। ये तस्वीर कोलकाता के एक कॉन्सर्ट की है जब सिंगर केके एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। उसी दौरान उनके माथे पर खूब पसीना आने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिंगर केके बार बार अपना पसीना पोंछ रहे हैं। तभी कोई शख्स उनके पास आता है, फिर उनसे वो बातें करने लगते हैं। शायद वो शख्स उनसे हालचाल पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने सब ठीक बताया। फिर अचानक वो कॉन्सर्ट छोड़कर अपने होटल चले गए। फिर उनकी मौत की खबर आई। केके की मौत पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने क्या कहा, सुनिए। He was part of my lots of songs. एयरलिफ्ट के गाने भी उसने एक बहुत बड़ा गाना गाया था, तू भूला जिसे, जो कि एक्चुअली क्लाइमैक्स गाना था। It was because of that song the climax was sounding so good. पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अब सिंगर केके और कृष्ण कुमार कुन्नत की मौत ने जोर का झटका दिया है। फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज को बड़ा शॉक लगा है। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सिंगर केके इस दुनिया में नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सेलिब्रिटीज और उनके फैंस सिंगर केके की मौत पर शोक जता रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर केके की मौत कैसे हुई। केके की मौत के राज से पर्दा उठाने के लिए कोलकाता पुलिस जांच में जुट गई है। कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम ग्रैंड होटल पहुंची। न्यू मार्केट पुलिस भी होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस होटल के सीसीटीवी भी खंगाल रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिले हैं। आज हम खड़े हैं उसी ऑडिटोरियम में जहां पे कल शाम केके का परफॉर्मेंस चल रहा था। ये वही स्टेज है, वही मंच है जहां से केके अपनी जिंदगी की लास्ट परफॉर्मेंस दिया, लास्ट लाइव परफॉर्मेंस दिया। ये वही ऑडिटोरियम है जहां पे सैकड़ों की तादाद पे लोग बैठे हुए थे और इसी ऑडिटोरियम में लोग परफॉर्म कर रहे थे कल शाम को। केके परफॉर्म कर रहे थे कल शाम को। इसी स्टेज से वो बार बार एक के बाद एक गाना गाते रहे। करीबन 20 गाना गाए और एक चीज आपको दिखाएंगे, आप शायद अपने आंसू भी ना रोक पाए। ये है वो बुके जो उनको दिया गया था और ये है गानों का लिस्ट। मैं अपने सहयोगी रोनी शात्रा को कहूंगा इसमें थोड़ा फोकस करे। ये है वो गाने का लिस्ट जो केके की जो सीरीज था, तू आशिकी है, क्या मुसू है, दिल इबादत और आखिरी गाना ये पल। ये पल वो गाना है जिसको गाने के बाद उनका तबीयत इतना बिगड़ गई कि वो इमीडिएटली स्टेज छोड़ के चले गए। ये लिस्ट शायद वो अपने खुद की सुविधा के लिए लगा के रखे थे ताकि कौन से गाना किसके बाद गाना है वो उनके दिमाग में रहे और परफॉर्मेंस अनइंटरप्टेड हो। ये वही स्टेज है जहां पे इतने सारे लाइट्स चल रहे थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी और स्टेज से वो परफॉर्म तो कर रहे थे भले, लेकिन ऑडिटोरियम एसी होने के बावजूद शायद गर्मी का एक असर अलग ही था। इसीलिए बार बार हम लोगों को दिखा कि वो गाने के बीच में खुद को रोक के कभी पानी के लिए गए जो नेचुरल है, लेकिन बहुत बार ये भी देखा हमने कि अपने मैनेजर को बुला के टॉवल लेके अपने सर और मुंह पोंछ रहे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन यही वो जगह है जहां पे अपने आखिरी गाना ये पल गाने के बाद इसी जगह से वो सीधा इस तरफ चले गए और अपने कमर से माइक को इस तरह से खोल के इस एग्जिट से निकल गए उनके मैनेजर के साथ। ये ऑडिटोरियम आज खाली पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो केके हम सभी को अलविदा किए गए, लेकिन केके के आखिरी कॉन्सर्ट में उन्होंने आखिरी गाना कौन सा गाया वो आपको सुनाते हैं। You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation.
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey. तो वहीं बॉलीवुड के कई नामी सिंगर्स ने केके की मौत पर दुख जताया और केके को श्रद्धांजलि भी दी। सिंगर्स को पता नहीं क्या होता जा रहा है। अभी आपने सुना पंजाब के एक अच्छे सिंगर की हत्या हो गई और आज एक बहुत सुरीले खूबसूरत सिंगर केके चले गए। केके की आवाज अपनी मौलिकता लिए हुए थी, बिल्कुल अलग आवाज, इसीलिए लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अलग स्टाइल, अलग आवाज, अदायगी, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा। उनके जाने का हमें बहुत दुख है और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को शक्ति मिले और ये दुख हो सके। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता, परमात्मा से बड़ा कोई विधान नहीं होता। हमारे कलीग, हमारे मित्र, हमारे दोस्त केके कृष्ण कुमार बहुत ही अच्छे गायक, बहुत ही अच्छे इंसान। उनका अकस्मात जाना पूरे संगीत जगत के लिए एक बहुत ही गहरा संवेदना और दुख और पीड़ा का समय हो गया है। मैं उनके परिवार के प्रति बहुत गहन संवेदनाएं रखता हूं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मनुष्य को निशब्द कर जाती हैं। मनुष्य अचेत हो जाता है, बोलने लायक नहीं होता। अचानक जाना तो सभी को होता है, लेकिन इस आयु में जाना और इस तरह से जाना, तो ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति हुई। आईटीबीपी के जवान ने सिंगर केके को अपने सुरों के जरिए कैसे श्रद्धांजलि दी, ये भी आपको दिखाते हैं। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं, आईटीबीपी के एक जवान ने केके को उन्हीं के इस गाने के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। सोता नहीं है तू है कि मुझ में सोता नहीं है। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके उर्फ कृष्ण कुमार कुंथन का मंगलवार को कोलकाता में निधन हो गया। केके कोलकाता में एक कंसर्ट में हिस्सा लेने गए थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन के इस कंसर्ट के आखिरी दिन केके कार्यक्रम खत्म कर चुके थे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईटीबीपी के इस जवान ने उन्हें इसी अंदाज में श्रद्धांजलि दी। संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया तो कुलगाम में टीचर की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित सड़क पर हैं। वो सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हाथों में पोस्टर और बैनर, जुबान पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ राजधानी दिल्ली में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुद्दा है पानी का संकट। एक तो प्रचंड गर्मी, दूसरा पानी की दिल्ली में किल्लत। बीजेपी के महिला समर्थकों ने सिर पर मिट्टी का घड़ा लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। कई इलाकों में पानी नहीं आता तो पानी के टैंकर से लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है, वो भी पूरे नहीं हो रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, इंसाफ की गुहार। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुलगाम की हैं, जब कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। पहले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की आतंकियों ने हत्या की, फिर कश्मीरी पंडित लेडी टीचर की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों को दिल पर बड़ा घाव मिला। उनका सवाल सिर्फ एक ही है, आखिर कब तक हत्या का यह सिलसिला चलता रहेगा। लोगों की भारी भीड़, सबके माथे पर टेंशन और खौफ। तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह की है, जब डुमरी इलाके के पूर्व उप मुखिया पर नक्सलियों का कहर टूट पड़ा और गोलियों से सीना छलनी कर दिया। गोलियों के ये खोखे इस बात के गवाह हैं कि असलम अंसारी नाम के शख्स को नक्सलियों ने भून डाला। फिर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त ये हमला हुआ, असलम अंसारी अपने घर पर थे, तभी 5 की संख्या में पैदल आए नक्सलियों ने असलम के घर में घुसकर हमला बोल दिया। इस वारदात के बाद इलाके में काफी तनाव और खौफ का माहौल है। हर शख्स के चेहरे पर बस एक ही सवाल है, आखिर असलम अंसारी को नक्सलियों ने गोलियों का शिकार क्यों बनाया? कार के उड़े परखच्चे। हादसा कितना भयानक है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात के भावनगर में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार और ट्रक के बीच हुई ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस ने शव किसी तरह कार से बाहर निकाला, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से कार अनियंत्रित हो गई और इस ट्रक में जा भिड़ी। इन दिनों कर्नाटक में काफी हलचल है। इनकम टैक्स की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं, लगातार छापेमारी हो रही है। व्यापारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। सूबे में कई व्यापारियों के खिलाफ 50 से भी ज्यादा जगहों पर आईटी ने छापा मारा। व्यापारी खौफ के साए में हैं। सभी लोगों के बीच लगातार कानाफूसी हो रही है। हलचल इतनी जोरदार है कि वो अपने पेपर ठीक करने में जुटे हैं। शराब कारोबारी, एडीएस ग्रुप, केसरी पान मसाला और एम्बेसी बिल्डर्स के दर्जनों ठिकाने पर इनकम टैक्स का ताबड़तोड़ छापा मारा है। चेहरे पर काला नकाब और पुलिस का शिकंजा। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की है। इस शख्स का घिनौना चेहरा अब सबके सामने है। इस शख्स पर एक नहीं बल्कि कई बच्चों के साथ अनैतिक कृत्य का गंभीर आरोप है। जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में जो हमने ये मामला दर्ज किया था वो एक ही बालक के कहने पर उसके फिरियाद पर किया था, लेकिन उसने ही फिरियाद देते वक्त ही और कुछ बालकों का नाम लिया था। तो शुरू में ये 5 बच्चों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसी हमको जानकारी मिली थी। लेकिन बच्चों की संख्या थोड़ी और भी बढ़ सकती है। अभी तक हमको जो प्राथमिक जानकारी मिली उसके तहत 6 से 7 बच्चों के साथ उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। उम्र 28 साल और दिमागी प्रवृत्ति बेहद शर्मनाक। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद से ही ये आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं, बचना बेहद मुश्किल है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भारी तनाव है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। तो लुधियाना में यात्री बस में लूटपाट के बाद हंगामा मच गया। महाराष्ट्र में फिर से कोरोना डराने लगा है। आगे और बहुत कुछ है नया। तस्वीरें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की हैं, जहां एक हिंदू शख्स की हत्या के बाद भारी तनाव है।
शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दरअसल मृतक एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहा था, तभी आपसी झगड़े के बाद दूसरे समुदाय के 3-4 युवकों ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद रतन सोनी की मौत हो गई, जिसके बाद दूसरे पक्ष के हजारों लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हिंदू संगठन के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। घटना के बाद पुलिस अलर्ट पर है। इसके बाद शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों की भारी भीड़ और एक बस खड़ी है। ये लोग उस लूट के गवाह हैं, जिनकी नजरों के सामने इस बस में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा के करीब स्कूटर और मोटरसाइकिल पर आए 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े हथियारों के बल पर PRTC बस के कंडक्टर को लूटने की कोशिश की। कंडक्टर के विरोध करने के बाद बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की और 20,000 कैश और चेन लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने मौके वारदात पर आने में देरी की तो बस यात्रियों ने सड़क पर ही धरना देकर सड़क जाम कर दिया। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये सफेद जहर है। तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जब BSF ने गुप्त खबर के बाद छापा मारा और 35 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन जब्त की। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस और BSF ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग्स देश से बाहर से लाकर देश में बेचने की प्लानिंग थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसके तार कहां-कहां तक फैले हैं। पुलिस के मुताबिक कल करणपुर सीमा पर ड्रोन देखा गया था। आशंका यही है कि ड्रोन से इस सफेद जहर को दुश्मन देश ने भारतीय सीमा में पहुंचाया है। कोरोना की तीसरी लहर से महाराष्ट्र अभी पूरी तरह संभला भी नहीं कि एक बार फिर से राज्य में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 3 महीनों में पहली बार महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना के केस 700 के आंकड़े को पार कर गए। वहीं मुंबई से पहली बार बीते 114 दिनों में कोरोना के केस 500 के आंकड़ों को पार कर गया। मई के अंत में राज्य में कोरोना के अप्रैल की तुलना में 152% अधिक मामले दर्ज किए गए। हालांकि इस दौरान मौत की संख्या में 70% की गिरावट दर्ज की गई। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि कोरोना केस में मामूली इजाफा हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है। इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में चाकू से हमला करने वाली एक फिलिस्तीनी महिला को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इजरायली सेना के मुताबिक एक महिला हमलावर ने चाकू से सैनिक पर हमला किया, जो वेस्ट बैंक शहर हेब्रोन के उत्तर में पेट्रोलिंग कर रहा था। जिसके बाद सैनिकों ने उस महिला पर गोलियां चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि घटना में किसी सैनिक को चोट नहीं आई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महिला की पहचान गफरान बारसना के रूप में हुई है। इजराइल फिलिस्तीनी हिंसा हाल के हफ्तों में तेज हो गई है। फिलिस्तीन की ओर से हो रहे घातक हमले में बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासनिक क्षेत्रों में कम से कम 19 इजरायली मारे गए हैं। यूक्रेन रूस महायुद्ध लगातार जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। इस बीच पुतिन ने एक ऐसे रॉकेट से यूक्रेन पर हमला किया जो हवा में ही भूकंप ले आता है। रूस के इस बम से यूक्रेन हिला हुआ है। यूक्रेन ने नाटो देशों से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उसे भी इसी तरह के हथियारों की सप्लाई की जाए। ये बम थर्मोबेरिक है, जो फटते ही अपने आसपास मौजूद ऑक्सीजन को जला देता है। इस बम से दुश्मन की दर्दनाक मौत होती है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से दोनेत्स्क ओब्लास्ट में हमला किया। ये रॉकेट लॉन्चर एक साथ 24 से 30 मिसाइल दाग सकता है। और अब देखिए अब तक की 100 हेडलाइंस अपडेटेड बिना ब्रेक नॉनस्टॉप। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। 3 जून को सुरक्षा के हालात की समीक्षा होगी। LG समेत कई बड़े अधिकारी शामिल होंगे। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों पर LG का बड़ा फैसला। लगातार हो रहे हमलों के बाद सुरक्षित जगह भेजे जाएंगे PM पैकेज के कर्मचारी। 6 जून तक शिफ्ट किया जाएगा। दिल्ली के CM केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कश्मीरी पंडित बौद्धों की उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। कहा सरकार ने हमें विफल कर दिया। हमें जम्मू की ओर पलायन करने से रोकने के लिए हमारे ID कार्ड की जांच हो रही। जम्मू कश्मीर शोपियां में आतंकियों ने एक शख्स को मारी गोली। शख्स की हालत स्थिर, सुरक्षा बल अलर्ट।
राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी का समन, नोटिस जारी, नेशनल हेराल्ड मामले में किया तलब। राहुल गांधी को कल ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा। राहुल ने ईडी से समय मांगा। लखनऊ में प्रियंका गांधी का बीजेपी परिवार का नौकरी नहीं दी जा रही, लेकिन धर्म और जाति के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। भोपाल में सोनिया राहुल पर बोले जेपी नड्डा, सोनिया राहुल का चेहरा गड़बड़, कोई मुजरिम खुद को बेईमान नहीं कहेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा ईडी के जरिए आवाज दबाने की कोशिश, लेकिन कांग्रेस न झुकी है न झुकेगी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा आरोप, कायराना और डरपोक साजिश के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने समन भेजा। कांग्रेस नेता सिंघवी ने कहा मनगढ़ंत और काल्पनिक आरोप, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई। राहुल और सोनिया को ईडी के समन पर बोले सुब्रमण्यम स्वामी, मेरी याचिका पर कार्रवाई हुई। सोनिया राहुल के समन पर बोले इमरान प्रतापगढ़ी का, अंग्रेजी हुकूमत के दौर में कांग्रेस नहीं झुकी, जुल्म से नहीं डरी तो ईडी के नोटिस से क्या डरेगी। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा ईडी बीजेपी के परमानेंट कार्यकर्ता जो हमारे नेता सोनिया राहुल को परेशान करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट ने ईडी का समन पर कहा राहुल गांधी को समन हमारे लोकतंत्र पर धब्बा। यूपी बीजेपी प्रवक्ता आनंद शुक्ला ने कहा सोनिया राहुल को एजेंसी के सवालों का जवाब देना चाहिए। सोनिया राहुल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा एजेंसी अपना काम कर रही है। जैम पोर्टल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, कहा पोर्टल से काफी बदलाव आया, महिलाओं को फायदा हुआ। सत्येंद्र जैन मामले में बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, स्मृति ईरानी ने कहा केजरीवाल ने भ्रष्ट शख्स को क्लीन चिट दी। सत्येंद्र जैन पर स्मृति ईरानी का आरोप, कहा सत्येंद्र जैन ने 2010 से लेकर 2016 के बीच मनी लॉन्ड्रिंग की है। केजरीवाल से स्मृति ईरानी के सवाल पूछा, क्यों केजरीवाल देश के गद्दारों को पनाह दे रहे हैं, आखिर जैन पर केजरीवाल जज क्यों बने। सत्येंद्र जैन पर केजरीवाल का बयान, कहा सत्येंद्र जैन देशभक्त हैं, देश को उन पर गर्व होना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार, टाइम्स ऑफ भारत से बोली आतिशी, सत्येंद्र जैन पर ईडी के आरोप गलत, 5 साल से क्या कर रही थी ईडी। दिल्ली के एलजी ने सोमवार को बुलाई जल बोर्ड के अधिकारियों की बैठक, आप नेता आतिशी ने कहा यह विभाग एलजी के अधीन नहीं आता। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पानी की किल्लत को लेकर जताया विरोध। कल बीजेपी में शामिल होंगे हार्दिक पटेल, सुबह 10:30 बजे गुजरात बीजेपी कार्यालय में शपथ लेंगे। सौरभ गांगुली ने नई पारी के संकेत दिए, चीट कर कहा मैं नई योजना बना रहा हूं, कुछ दिन पहले अमित शाह से मुलाकात हुई थी। गांगुली ने ट्वीट कर कहा भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूं, उम्मीद है लोगों का समर्थन मिलेगा। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह का बयान, सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से इस्तीफा नहीं दिया है। सिंगर केके का पार्थिव शरीर कोलकाता से मुंबई लाया गया, कल अंतिम संस्कार होगा। सिंगर केके का होटल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, कार्यक्रम से लौटने के बाद होटल पहुंचे थे सिंगर केके। कोलकाता एयरपोर्ट पर केके को दिया गया राजकीय सम्मान, तोपों की सलामी। कोलकाता में सिंगर केके को अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने पहुंची सीएम ममता। सिंगर केके के निधन पर सूत्रों से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने बताया केके के दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ, फेफड़े कमजोर थे। अभिनेता ऋतिक रोशन ने केके के निधन पर दुख जताया, कहा केके मेरे पसंदीदा गायकों में से एक थे। अक्षय कुमार ने कहा वो मेरे करियर का बहुत बड़ा हिस्सा थे, उन्होंने मेरी फिल्म के बहुत से गाने गाए। अल्लू अर्जुन ने केके के निधन पर दुख जताया, कहा उन्होंने मेरे गाने यादगार बना दिए। लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीएम ने लाभार्थियों को सम्मानित किया, यूपी सरकार के जारी किए गए पत्रक का विमोचन किया। सीएम योगी ने कहा पीएम ने जो कहा वो किया, पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार था, हमारी सरकार में बिना भेदभाव सभी को लाभ मिल रहा है। अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान, आज से शुरू होगा गर्भगृह निर्माण। सीएम योगी ने कहा गर्भगृह की शिला रखने का सौभाग्य मिला, राम मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा। सीएम योगी ने कहा आक्रांताओं ने भारत के सपने को चकनाचूर करने की कोशिश की, लेकिन भारत की हर बार जीत हुई। ज्ञानवापी परिसर के नई वीडियो पर नाविका कुमार के सवाल पर बोले अक्षय कुमार, देखने में शिवलिंग ही लगते हैं। टाइम्स ऑफ भारत पर बोले अक्षय कुमार, का वीडियो में आकृति शिवलिंग जैसी, लोग ज्ञानवापी केस की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में शंकराचार्य निश्चलानंद महाराज का बड़ा बयान, ज्ञानवापी को पुराने स्वरूप में लाने की कही बात। काशी के पंचगंगा घाट पर विष्णु मंदिर पर हुए कब्जे को हटाने वाली याचिका पर मामला, वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा इतिहास की गलतियों को ठीक करने का अवसर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब धरहरा मस्जिद को लेकर विवाद, हिंदू पक्ष ने धरहरा मस्जिद को बिंदु माधव मंदिर बताया। मूसेवाला हत्याकांड की जांच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की निगरानी में होगी। लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी याचिका वापस लिया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में देंगे याचिका, एनकाउंटर के डर से लगाई थी याचिका।
सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में फरीदकोट की एसएसपी अवनीत कौर ने कहा, पंजाब पुलिस मिलकर काम कर रही है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाइड आउट तलाशने में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला की मौत से सदमे में टीवी एक्ट्रेस माहिका शर्मा, कहा मैंने अपना भाई खो दिया। पीएफआई पर ईडी का शिकंजा, पीएफआई से जुड़े 23 अकाउंट फ्रीज। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, 13 नामों की सूची जारी। कल होगी कांग्रेस विधायकों की बैठक, राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा। बिहार में सीएम नीतीश की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस के नेता शामिल। बिहार में जातीय गणना पर सीएम नीतीश का बयान, बोले पहले कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराएंगे फिर गिनती हो। जातिगत जनगणना पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा जातीय गणना में किसी को दिक्कत नहीं, विरोध का कोई मतलब नहीं। जेल से छूटने के बाद पहली बार आजम खान से मिले अखिलेश यादव, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात हुई। बीएसपी ने आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार की घोषणा की, गुड्डू जमाली को टिकट दिया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 साल की लड़की को स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति दी, बच्ची की मां ने याचिका दायर की थी। बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें, अनिल देशमुख के खिलाफ सरकारी गवाह बनेंगे सचिन वाजे। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे की रैली का टीजर किया लॉन्च, 8 जून को औरंगाबाद में रैली होगी। वसुंधरा राजे की सुरक्षा बढ़ाई गई, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सोशल मीडिया ग्रोथ कॉन्क्लेव, पुष्कर राज ठाकुर ने एक साथ 3000 लोगों को लेक्चर देके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कृष्ण जन्मभूमि में 10 वर्ग किलोमीटर के एरिया में शराब और भांग की दुकान प्रतिबंधित। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में वाईएसआरसीपी नेता और उनके गुर्गों की दादागिरी, एक दीवार को गिराने के लिए पथराव किया। जोधपुर में पुलिस का मानवीय चेहरा, सड़क हादसे के बाद मृतक के शव को कचड़े की गाड़ी में भेजा अस्पताल। बिहार के सहरसा में पीएचईडी ऑफिस के बाहर हेड क्लर्क और अकाउंटेंट के बीच विवाद, दोनों में जमकर लात घूंसे चले। महाराष्ट्र के नागपुर में बच्चों में शोषण का मामला, पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के कोप्पल में मोबाइल चोर को जनता ने पकड़कर पीटा, पुलिस के हवाले किया। नागपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान फिसला महिला का पैर, आरपीएफ जवान ने बचाई जान। बॉम्बे हाईकोर्ट के पास अचानक ब्लेड से लोगों पर हमला, एक नाइजीरिया व्यक्ति ने किया हमला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लोगों का प्रदर्शन, बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की कथित तौर पर हत्या के बाद विरोध। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस पर पथराव, बीजेपी के पूर्व पार्षद के बेटे की हत्या के बाद स्थिति तनावपूर्ण। अमृतसर के खालसा कॉलेज सामने हुई फायरिंग, एक की मौत, 2 गुटों के बीच तीखी नोक-झोंक। भोपाल की शाहपुरा में 3 मंजिला मकान गिरा, 5 लोगों का रेस्क्यू, 1 की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में इंडियन कॉर्पोरेशन के गोडाउन में लगी भीषण आग, दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के कोटा में रावड़ा रोड स्टेशन पर निकला कोबरा सांप, रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। टाटा ने एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा की। एयर इंडिया ने 55 वर्ष से अधिक आयु के स्थायी कर्मचारियों के लिए वीआरएस की घोषणा की। नीट पीजी एग्जाम रिजल्ट जारी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर जानकारी दी। रविंद्र कुमार अग्रवाल को दिल्ली एम्स का उप निदेशक नियुक्त किया गया। मुंबई, पुणे और ठाणे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, कहा हम उन जगहों से आने वाले लोगों की निगरानी कर रहे हैं जहां मंकी पॉक्स और नए कोरोना के केस आए। मुंबई में कोरोना के बड़े मामले, 739 नए केस, एक भी मौत नहीं। दिल्ली में 386 नए मामले सामने आए, एक्टिव केस बढ़कर 1567 हुए। फिलिस्तीनी महिला ने इजरायली सैनिकों पर किया चाकू से हमला, जवाब में मारी गोली, महिला की मौत। रूस यूक्रेन महायुद्ध जारी, यूक्रेन की मदद के लिए फिर आगे आया अमेरिका, यूक्रेन को हाईटेक मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम देगा। रूस का यूक्रेन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, थर्मोबैरिक बम से हमला कर रहा है रूस। विश्व विजेताओं से मिले पीएम मोदी, निखत जरीन की टी शर्ट पर पीएम ने ऑटोग्राफ दिया। बॉक्सर निखत जरीन को 2 करोड़ रुपए देगी तेलंगाना सरकार, सीएम केसीआर ने ऐलान किया। एशिया कप हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल, जापान को 1-0 से दी मात। हॉकी टीम को सीएम योगी ने बधाई दी, कहा कामना है कि सफलता का एक क्रम बना रहे। पृथ्वीराज फिल्म देखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का बयान, फिल्म ने देश का गौरव बढ़ाया। मॉल में जानवी कपूर ने किया नाच पंजाबन पर जमकर डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। मानुषी छिल्लर का बड़ा खुलासा, अक्षय के बाद रामचरण के साथ काम करना चाहती है मानुषी। रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से मिली राहत, आईफा के लिए अबू धाबी जाने की मिली इजाजत।
सोनाक्षी सिन्हा को धोखाधड़ी मामले में मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत के वारंट पर रोक लगाई। फिल्म ब्रह्मास्त्र के टीजर में नजर आया मौनी रॉय का पहला लुक, खूंखार लुक में आई नजर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के काम में आज अहम पड़ाव आया, जब रामलला विराजमान अब गर्भगृह तक आ गए। मंदिर निर्माण में आगे क्या होगा, क्या तय समय पर मंदिर बन पाएगा या डिले हो सकता है? और इन सवालों के साथ लोगों के मन में एक सवाल जो सबसे बड़ा है कि क्या काशी मथुरा को लेकर जो विवाद है वहां भी अयोध्या की तरफ फैसला होगा? अगर होगा तो फिर कितने दिन लगेंगे? अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ इस सवाल का जवाब भी तलाशने की हमने भरसक कोशिश की। राम मंदिर निर्माण का नया अध्याय शुरू। श्री राम जन्मभूमि मंदिर भारत का राष्ट्र मंदिर होगा, जहां रामलला विराजमान। अब उस पवित्र स्थल की बात। 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, तब से ही हर किसी को बेसब्री से इंतजार था मंदिर निर्माण आखिर कब होगा। और अब भव्य मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से जारी है। मर्यादा पुरुषोत्तम के गर्भगृह निर्माण का काम शुरू। सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया था उसके हिसाब से ये रामलला रूप में जो है उनके नाम पे ये जमीन दी गई है, उनकी मूर्ति यहाँ प्रमुख रहना बिल्कुल स्वाभाविक है। जून 2022 में शिला पूजन, दिसंबर 2023 में गर्भगृह में रामलला। 500 साल की साधना आकार प्राप्त कर रही है। तो ये मूल आकार कब तक ले लेगी, क्या लग रहा है? और 1-1.5 साल लगेगा। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन जहां रामलला विराजेंगे, उस पवित्र स्थल के शिला पूजन के साथ काम शुरू हो गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह 11:26 पर मार्गशिरा नक्षत्र में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह का पहला पत्थर रखा। ध्वज पताक तोरण पुरछावा, कहीं न जाई जेही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश में तेही, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये रामायण की चौपाई ये दरअसल उस वक्त को दर्शाती है जब रामलला का जन्म हुआ, और उस समय आखिर कैसे अयोध्या नगरी इसी तरह से फूलों से सजी हुई थी, इसी तरह से ध्वज जो थे वो अयोध्या की शान में थे, खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। और उसी तरह से आज एक बार फिर से अयोध्या का जो ये हिस्सा है वो इसी तरह से सजा हुआ है, क्योंकि मौका है राम जन्मभूमि के गर्भगृह के शिलान्यास का या शिला पूजन का। जी हाँ, आज योगी आदित्यनाथ ने शिला पूजन किया। 5 दिनों का ये सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान था। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये राम जन्मभूमि का ये इलाका है जहाँ पर जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, और 1 जून 2022 अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर शिला पूजन किया गया। शिला पूजन यानी कि आप समझिए अभी तक जो मंदिर निर्माण हो रहा था, कार्यशाला में जो इतने कई वर्षों से जो लगातार कारीगर कार्य में जुटे हुए थे, अब वो जो पत्थर हैं वो मंदिर निर्माण के लिए अब यहाँ पर लाए जाएंगे। आज योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंचे थे तमाम साधु संतों की मौजूदगी के साथ में। दरअसल आप यहाँ पे कई शिला रखे हुए हैं, जिसमें आप देखेंगे ये जो है इसमें माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिखा है, परम पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी का नाम है। निखिल सोमपुरा अहमदाबाद से ये इस तरह की शिला जगह जगह रखे हुए हैं। निखिल सोमपुरा अहमदाबाद, दरअसल सोमपुरा परिवार के बारे में कहा जाता है कि ये वही परिवार है जो मंदिर निर्माण का जो स्ट्रक्चर जो डिजाइन है उनकी एक तरह से वो स्वरूप जो है सोमपुरा परिवार की तरफ से दिया गया। जब मंदिर की जब शिला पूजन हुआ तो इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद थे, रपेंद्र मिश्रा, दिनेश चंद्र मिश्रा, सोमपुरा, परेश सोमपुरा वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इसी तरह से तमाम साधु संतों की मौजूदगी में जो आज शिला पूजन हुआ है वो अपने आप में भव्य हो जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा मंच है। मंच दरअसल मैं इसीलिए कह रही हूँ
क्योंकि यहाँ पे विराजमान है रामलला की अभी एक अस्थाई ये अचलित जो मूर्ति है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। और अब माना जा रहा है कि अब जब ये शिला पूजन हुआ है तो उसके बाद से ही अब जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है वो और तेजी रूप में आएगी और उसके बाद में यहाँ पर ही जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पे गर्भगृह बनाया जाएगा। 2 मंजिल का ये गर्भगृह होगा और बताया जा रहा है कि इसकी एक भव्यता अलग से ही नजर आएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पताका, ये जो ध्वज आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जगह पर यहाँ पर बनाया जाना है गर्भगृह और इसी जगह पर रामलला विराजमान होंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं अस्थाई एक ये जो मूर्ति है, आज जब ये पूजन किया गया उसके साथ में ही अब आरंभ हो चुका है गर्भगृह का निर्माण का भी। और ये माना जा रहा है कि बहुत तेजी से गर्भगृह का और मंदिर निर्माण कार्य जो है वो देखने को मिलेगा। अयोध्या में बनने वाला श्री राम का मंदिर दुनिया में हिंदू स्थापत्य कला की सबसे बड़ी पहचान होगा। आपको बताते हैं कि कितना विशाल और भव्य होगा ये मंदिर। मंदिर की लंबाई 380 फीट होगी। इसकी चौड़ाई की अगर बात करें तो ये करीब 250 फीट होगी। राम मंदिर के धरातल से शिखर तक की ऊंचाई 250 फीट होगी। राम मंदिर का भव्य निर्माण जो है वो अब शुरू हो चुका है। राम मंदिर अपने आप में बहुत भव्य होगा ये कहा जा रहा है। भाई उसे भव्य बनाने के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी सोच भी रही है। भव्यता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागर शैली के साथ में मंदिर निर्माण किया जाएगा। नागर शैली अपने आप में बेहद आधुनिक, बेहद खास होती है। नागर शैली को अगर आप समझें तो आप देखिए, दरअसल कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी के बाद से ही भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर वास्तुकला की एक शैली का विकास हुआ। चाहे बात हिमालय हो, हिमालय से लेकर विंध्य तक, यहाँ पर वास्तुकला की शैली को जो कहा जाता है नागर शैली कहा जाता है। और खास तौर से अगर मंदिर निर्माण की संरचना को देखा जाए तो ये इसी बात को दर्शाता है। नागर शैली अपने आप में प्राचीन, बहुत आधुनिक और बेहद खूबसूरत होती है, बेहद बारीक। आप देखेंगे जो अभी आप देख रहे हैं, दरअसल मंदिर के गुंबद हो, मंदिर के स्तंभ हो, मंदिर की बीम हो, उन्हें बेहद खास रूप दिया जा रहा है। और यही वजह है कि नागर शैली अपने आप में, नागर शैली के साथ में इस मंदिर को बनाया जा रहा है। वास्तुशास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जो नागर शैली मंदिर के आधार से लेकर जो उसकी शिखर तक है, यानी कि उसके अगर आप आधार को देखेंगे, उसके आप स्तंभों को देखेंगे, आप शिखर चोटी को देखेंगे तो उसका भी यही स्वरूप बेहद खूबसूरत नजर आता है। जो प्राचीन सभ्यता है उसमें नागर शैली अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। और यही आप देखेंगे कि जो मंदिर का निर्माण है, चाहे बात हम गुंबदों की करें, आप जब स्तंभों पर देखेंगे तो मंदिरों में आप ज़्यादातर देखेंगे तो इस तरह की बारीक सभ्यता, बारीक शैली जो है नज़र आती है। दरअसल वो नागर शैली कहलाती है। और राम जन्मभूमि मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पर एक एक वस्तु, एक एक स्तंभ को, एक एक दीवार को इसी तरह से खूबसूरत रूप दिया जा रहा है। एक अगर स्तंभ की बात करें तो जब कारीगरों से हमने पूछा तो एक स्तंभ को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग जाता है और कम से कम 2 जो कारीगर हैं उसमें एक साथ लगते हैं। और यही वजह है कि कार्यशाला में दिन रात लगातार जो कारीगर हैं वो कार्य कर रहे हैं। इस नागर शैली के अद्भुत शैली के साथ में, इस अद्भुत तस्वीर के साथ में इस मंदिर को बेहद भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। राम मंदिर 3 मंजिला ऊंचा होगा और पूरा मंदिर 392 खंभों पर टिका होगा। ये खंभे साधारण खंभे नहीं होंगे। इन खंभों पर सुंदर नक्काशी होगी। बलुआ पत्थर से बने खंभों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र उकेरे जाएंगे। ये खंभे वही होंगे जिन्हें वर्षों से अयोध्या में तराशा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर 166 खंभे होंगे। पहली मंजिल पर 144 और दूसरी मंजिल पर 82 खंभे लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले पत्थरों को चुन चुन कर अलग अलग राज्यों से मंगवाया जा रहा है। कर्नाटक से ग्रेनाइट पत्थर मंगवाए गए हैं जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाएगा। राम मंदिर में लगने वाले पत्थर सिर्फ कर्नाटक से ही नहीं बल्कि राजस्थान से भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी के मिर्जापुर से भी गुलाबी बलुआ पत्थर लाए जा रहे हैं। राम मंदिर को दिव्यता देने के लिए इसके परिसर में 3 मंडपों का निर्माण किया जाएगा। कोली मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप।
इनमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर राम कथा का आनंद ले सकेंगे। राम मंदिर के साथ ही परिक्रमा पथ बनेगा। एक वक्त में 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु भगवान राम की परिक्रमा कर सकेंगे। राम मंदिर का पूरा परिसर 100 एकड़ से ज्यादा होगा। पहले सिर्फ 70 एकड़ का ही एरिया था, लेकिन जन्मभूमि ट्रस्ट ने कई जमीनों को खरीदकर मंदिर परिसर का विस्तार किया। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण बहुत जोरों शोरों से जारी है। मंदिर निर्माण में ट्रस्ट के में जो इंजीनियर हैं जगदीश जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। जगदीश जी, आखिर क्या स्वरूप होगा? मैं चाहूंगी अगर आप, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं, आप बेहतर तरीके से बता पाएं कि किस तरह से स्वरूप होगा, कितनी ऊंचाई, कितने गुंबद होंगे। जहाँ खड़े हैं अभी जी, वो जमीन से 21 फीट ऊपर आ गए हम लोग जी, और 5.5 फीट ऊपर जाके 26-26.5 फीट पे हमारा मंदिर का तल मतलब ग्राउंड फ्लोर आएगा। वो 28 फीट, फिर 26 फीट, फिर 24 फीट, ऐसे ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर रहेंगे। उसके ऊपर 161 फीट तक अपनी शिखर जाएगी। हम जहाँ खड़े हैं, अगर हम ईस्ट की तरफ देखते हैं, पूरब की तरफ देखते हैं, तो सीधे इस लाइन में हमारे और 3-4 मंडप है। एक गृह मंडप है, गुड़ी मंडप बोलते हैं। उसके बाद में आता है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप, इसके बाएं बाजू में कीर्तन मंडप और दाएं साइड में आता है भजन मंडप। ये पूरा मिल के ये मंदिर की जो रचना है वो नागर शैली में है। और वो नागर शैली की ये सब रचना, ग्राउंड फ्लोर का सब काम जैसे अभी बताया गया, हम संक्रांति 24 तक पूरा करना चाहते हैं। अच्छा सर, खासियत इधर की तरफ आ जाइए, वो एकदम अगेंस्ट लाइट आ रही है। सर, कहा यह जा रहा है कि मंदिर नागर शैली का तो है, लेकिन बिना सरिये का होगा। इसकी जो अब तैयारियां हैं वो और भी ज्यादा अलग होंगी, वो कैसे होगा? यहाँ तक का जो फाउंडेशन का जो काम है, वो फाउंडेशन का काम हम ये पक्का समझ के जा रहे हैं कि इसमें कोई सलिया का इस्तेमाल नहीं है। ये पीसीसी कंक्रीट है, अलग प्रकार का है, जिसमें IITs, CBRI, NGRI ने हमारी मदद की है, तो उसके हिसाब से हमने किया है। और ये जो अभी पत्थर का काम हो रहा है, उसमें तो सलियों का काम ही नहीं है। जो ऊपर वाले पत्थर है, जिसमें कॉपर के क्लिप्स आएंगे, तो उसके साथ में जो ऊपर का काम रहेगा वो आपको आपके सामने आएगा। फिर आप आएगी तो आपको देखा। गर्भगृह कितना बड़ा होगा? ये अंदर की ओर 10.5 बाय 10.5 मीटर का है, और आपने जो बाहर की ओर देखा हुआ है वो सब पूरा मिलके 30 मीटर का। तो ये गर्भगृह का ही हिस्सा है या अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी? ये केवल गर्भगृह का ही भाग है। बाहर की ओर से इसके ऊपर नक्काशी है, अंदर की ओर केवल राम जी है, और राम जी का ही स्थान है, निवास है। पूरे राम मंदिर परिसर में अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भी बनाए जाएंगे। इनमें माता सीता, भगवान गणेश, शेषावतार लक्ष्मण, महर्षि वाल्मीकि, केवट, शबरी और जटायु के छोटे छोटे मंदिर होंगे। 5 अगस्त 2020 वो दिन था जब पीले वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजन कर भव्य राम मंदिर की नींव रखी, और 22 महीने बाद गर्भगृह निर्माण के लिए पहला पत्थर रखने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने कहा कि 500 सालों से जिसका इंतजार था वो अब मूर्त रूप लेने जा रहा है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बढ़कर के गौरव की अनुभूति का क्षण और क्या हो सकता है कि जिन आक्रांताओं ने हमारी आस्था पर प्रहार करते हुए भारत के सपनों को चकनाचूर करने के कुत्सित मंशा के साथ अपने नापाक इरादों के माध्यम से भारत की आस्था पर प्रहार किया था, अंततः भारत की विजय हुई। सीएम योगी ने शिला पूजन के मौके पर उन आक्रांताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने भारत की आस्था पर गहरा प्रहार किया था। जाहिर है ऐसे में काशी और मथुरा की चर्चा लाजमी है। ज्ञानवापी को लेकर तमाम सबूत पब्लिक डोमेन में। देश की जनता इन्हें न सिर्फ देख रही है बल्कि उन सबूतों को परख भी रही है। दोनों जगह मामला अदालत में, लेकिन यहाँ 1991 का वर्शिप कानून आड़े आ जाता है जो किसी भी पूजा स्थल की पहचान बदलने से रोकता है। हालांकि इस कानून के दायरे से राम मंदिर को अलग रखा गया था। वर्शिप कानून मंदिर मस्जिद की लड़ाई में अदालती सुनवाई के दौरान कितनी अहमियत रखता है उसे सुप्रीम कोर्ट के ही वकील आशुतोष श्रीवास्तव से समझिए।
पिटिशन फाइल किया गया है, जो 5 विमेन ने जो फाइल किया है, उन्होंने कोई रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने के लिए नहीं मांगा है, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना ही कोर्ट से प्रेयर किया है कि उनके जो डाइटीज़ हैं जिनको साल में एक बार पूजा करने की परमिशन दी गई है, उसको जो है हर रोज़ जो है वो जा सकें, वहाँ पे वो डाइटीज़ को जो है प्रेयर कर सकें, इसके लिए परमिशन मांगा गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से कोई भी बार है। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा करार दे रहा है। सच क्या है, फैसला अदालत को करना है, लेकिन जिस तरह से सर्वे के दौरान मिले सबूतों की तस्वीरें सामने आई हैं, वो अदालत में कितनी टिकाऊ है, इसे लेकर रिटायर्ड जज सीबी पांडे ने कुछ दिनों पहले क्या कहा था, उसे भी एक बार फिर से सुनिए। वो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, या किसी ने इन्होंने खड़ा कर दिया, अपना केस मजबूत करने के लिए रातों रात इन्होंने खड़ा कर दिया, ये सारा चीज़ें उनको कहने का उनको मौका मिलता है दूसरे पक्षों को। तो ये हम होता रहता है, ये दोनों पक्ष अपनी बात कहती हैं, और अंत में कोर्ट को दोनों पक्षों के सबूत को मूल्यांकन करके तय करना पड़ता है कि ये किसका पक्ष ने साबित करने में सफल हुआ और कौन पक्ष अपना मामला साबित करने में सफल नहीं हुआ, उस हिसाब से निर्णय हो देते। सुना आपने, पूर्व जज सीबी पांडे के मुताबिक ये सबूत अदालत में बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अदालत सबूतों के आधार पर ही फैसला करती है। यानी अब काशी पर फैसले में देरी नहीं है, लेकिन अब हम आपको एक बार फिर अयोध्या लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू और राम भक्तों का एक ही सवाल है, उन्हें कब से भव्य मंदिर में श्री राम लला के दर्शन होंगे? तो यही सवाल हमने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से किया। हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, 500 साल की साधना आकार प्राप्त कर रही है। तो ये मूल आकार कब तक ले लेगी, क्या लग रहा है? और 1-1.5 साल लगेगा। जो जिस तरह से स्वरूप है चंपत राय जी, वो स्वरूप अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं, वो किस तरह का रहने वाला है? देखो, ये मंदिर केवल पत्थर का है जी। जमीन के ऊपर किसी भी प्रकार की 1 इंच मोटी भी कंक्रीट नहीं है जी। जमीन के ऊपर या तो ग्रेनाइट है या अन्य प्रकार का पत्थर है। श्री राम मंदिर हमारे और आपकी कल्पना से ज्यादा सुंदर बनाने की तैयारी चल रही है। जिस रफ्तार से काम चल रहा है, दिसंबर 2023 तक रामलला गर्भगृह में विराजमान होगा और 2024 में भव्य राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या से नैना यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।